हेलो गाइस, हमने पिछले लेक्चर के अंदर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में शुरुआत की थी आपकी। हमने उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लिया था। ये पढ़ लिया था कि आपका बीपी कैसे रेगुलेट होता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि आपकी ये सारी जितनी क्लासिफिकेशन है इनके बारे में आज हम आगे स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स शुरू कब करनी है। ठीक है, जब आपका बीपी कितने से ऊपर चला जाए तब आप ये ड्रग्स को शुरू करोगे। दैट इज़ जब आपका बीपी, जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, ठीक है, जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो जब मोर देन 140 mm ऑफ Hg हो जाए, और जो आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है जब वो आपका 90 mm से ऊपर हो जाए, तब आप जो इन दवाइयों को शुरू करोगे। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को तब आप शुरू करोगे। ये दवाइयाँ हम किस लिए दे रहे हैं? बीपी की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए दे रहे हैं। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है वो आपको पढ़नी है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। ठीक है, एंजियोटेंसिन, एंजियो का मतलब क्या था हमारा? एंजियो मतलब ब्लड वेसल, टेंशन मतलब प्रेशर। ठीक है, ब्लड वेसल्स के ऊपर लगने वाले प्रेशर के ऊपर जो दवाइयाँ आपकी काम करेंगी। ठीक है, एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करने वाले एंजाइम्स को जो रोक देंगी उन दवाइयों का नाम क्या है आपका? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। ठीक है, इसका मतलब समझ आया आपको? इसके अंदर जो आपकी ड्रग्स हैं दैट इज कैप्टोप्रिल, एनालप्रिल और रेमिप्रिल। ठीक है, ये एंजियोटेंसिन का मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। एंजियोटेंसिन क्या था आपका? एंजियोटेंसिन आपका क्या था? रेनिन आया था आपकी किडनी से, उसने क्या किया था? एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 के अंदर कन्वर्ट किया था। ये जो आपका एंजियोटेंसिन 1 है ये फिर 2 में कन्वर्ट होता है। किसकी हेल्प से? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की हेल्प से। अब हम जो दवाइयाँ दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं? इस एंजाइम को बंद करने वाली एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। ठीक है, जब ये एंजाइम ही नहीं होगा तो ये इसके अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आपका जो बीपी है वो क्या रहेगा? मेंटेन हो जाएगा। जो बढ़ा हुआ है वो कम हो जाएगा और नॉर्मल में आके मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो इन ड्रग्स के बारे में शुरुआत करते हैं आपका आज। ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, इसके अंदर आपने जो दवाइयाँ पढ़नी है दैट इज कैप्टोप्रिल, एनालप्रिल, रेमिप्रिल और लिजिनोप्रिल। ठीक है, ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं इन दवाइयों के, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर के। इंट्रोडक्शन में आप देखिए सबसे पहले कि जितनी भी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स हैं ये प्रो ड्रग्स होती हैं आपकी। प्रो ड्रग का मतलब होता है आपकी इनएक्टिव। ठीक है, ये सारी की सारी कैसी होती हैं? आपकी इनएक्टिव ड्रग्स होती हैं जो आपकी बॉडी में जाएंगी फिर एक्टिव हो जाएंगी। ठीक है, इनएक्टिव ड्रग्स होती हैं किन किन को छोड़ के? सिर्फ कैप्टोप्रिल और लिजिनोप्रिल को। ये दोनों तो आपकी क्या है? एक्टिव ड्रग है, बाकी सारी क्या है आपकी? इनएक्टिव ड्रग्स हैं। इन दवाइयों का काम क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इनका? वो देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए जो मैंने आपको अपनी कॉपी में दिखाया है, दैट इज एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होता है आपका एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। किसकी हेल्प से? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की हेल्प से। ठीक है, तो हम जो दवाइयाँ दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं? ACE इनहिबिटर्स। ठीक है, ये इनहिबिटर्स क्या करेंगी? इस एंजाइम को क्या कर देंगी? रोक देंगी। ये 1 2 में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर ये 2 में कन्वर्ट हो जाता है तो ये एंजियोटेंसिन 2 आपका क्या करता है? ब्लड वेसल पे काम करता है, एल्डोस्टेरोन को रिलीज करता है और आपके हार्ट पे क्या इफेक्ट करता है? कार्डियक हाइपरट्रोफी क्रिएट कर देता है, यानी आपके हार्ट को क्या कर देता है? उसका साइज इंक्रीज कर देता है एंजियोटेंसिन 2 आपका। ब्लड वेसल पे ये कैसे काम करता है? वेजो कंस्ट्रिक्शन कर देगा, पेरिफेरल वस्कुलर रेसिस्टेंस को बढ़ा देगा। पेरिफेरल का मतलब क्या होता है? आपकी पेरिफेरल यानी हाथ और जो पैरों की क्या है आपकी वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं। रेजिस्टेंस का मतलब जो वो अगेंस्ट फोर्स लगाती हैं उसको क्या कर देगा? ये इंक्रीज कर देगा। और एल्डोस्टेरोन रिलीज करवा के ये क्या कर देगा? आपकी बॉडी में सोडियम और वाटर को रिटेंट करवा देगा, यानी सोडियम और वाटर आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा। और ये दोनों कंडीशन अगर होंगी तो आपकी बॉडी के अंदर बीपी इंक्रीज होगा। तो आप क्या दे रहे हो? ऐसे इनहिबिटर जो इस एंजाइम को रोक दें, ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा तो क्या होगा आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? अब आप समझ रहे हो, ऐसे ही इनहिबिटर ब्लॉक द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये आपने क्या लिखना है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर? ठीक है, ACE इनहिबिटर्स इनहिबिट द जनरेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2। जब एंजियोटेंसिन 2 क्या होगा आपका? नहीं होगा, एंजियोटेंसिन 2 कन्वर्ट नहीं होगा तो आपकी हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट, पेरिफेरल वेस्कुलर रेसिस्टेंस, जो चीज़ें बढ़ रही थी आप इस डायग्राम के अंदर ही देख लो। अगर ये था तो ये सारी चीज़ें बढ़ रही थी, अब ये नहीं है तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? डिक्रीज हो। आपकी जो ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी वो रिलैक्स हो जाएंगी। ठीक है,
तो डिक्रीज़ हो जाएगा आपका पीवीआर, आपका बीपी मेंटेन हो जाएगा, एल्डोस्टेरोन रिलीज़ नहीं होगा तो आपकी बॉडी में सोडियम और वाटर रिटेंट नहीं होगा, ठीक है। आपका कार्डिक हाइपरट्रोफी नहीं होगा, हाइपरट्रोफी नहीं होगा तो इसका जो हार्ट रेट है, इसका जो रिदम था कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का, वो भी थोड़ा कम हो जाएगा और इन सारी चीज़ों से आपका बीपी क्या हो जाएगा, नॉर्मल। तो ये इन दवाइयों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था आपका, ठीक है, ब्लॉकिंग द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और जो ये आपकी ACE इनहिबिटर्स हैं, ये आपकी डायलेट करती हैं आर्टरीज और वेन दोनों को ही, ठीक है, आपकी आर्टरीज और वेन दोनों को ही ये डायलेट करती हैं और मेंटेन करती हैं आपकी बीपी को, ठीक है। आई होप आपको इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ आया हो। नेक्स्ट है आपका फार्माकोकाइनेटिक। अब आप ये दवाइयाँ कैसे लेते हो, ओरली आप लेते हो नॉर्मली, तो आपको कैप्टोप्रिल, एनालप्रिल और रेमिप्रिल, लिजनोप्रिल ये आपको ओरली लेनी होती हैं। लेकिन अगर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है, ठीक है, यानी आपका बीपी बहुत ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है, तब आप एनालप्रिलेट, हमने यहाँ पढ़ा था एनालप्रिल, ठीक है, एनालप्रिल, और यहाँ बताई थी मैंने कि कैप्टोप्रिल और लिजनोप्रिल को छोड़ के बाकी सारी क्या हैं, इनएक्टिव हैं। तो ये एनालप्रिल भी क्या है, एक्टिव। हम जो दवाई ले रहे हैं वो क्या है, एनालप्रिल का एक्टिव फॉर्म एनालप्रिलेट, ठीक है, एनालप्रिलेट हम ले रहे हैं। तो ये अगर इमरजेंसी है तो तब आप ये दवाई IV दे सकते हो, अदरवाइज़ आपको सारी की सारी क्या लेनी है, नॉर्मली। अगर एक हाइपरटेंसिव का पेशेंट है, नॉर्मली उसका बीपी बढ़ा हुआ रहता है, तो आप ओरली आप उसको चला सकते हो दवाइयों से, लेकिन अगर इमरजेंसी कंडीशन है तब आपको ये IV देनी पड़ेगी। और जब आप ओरली लोगे तो ये जो दवाइयाँ हैं ये मेटाबोलाइज कहाँ होंगी, आपके लीवर के अंदर, और कहाँ से एक्सक्रीट होती हैं, ये आपके यूरिन के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट इसके बारे में है कि आप इन दवाइयों को यूज़ कहाँ कहाँ और कब कब करते हो, ठीक है। यूजेस ऑफ ACE इनहिबिटर्स, ठीक है, यूजेस या फिर इंडिकेशंस। हाइपरटेंशन के अंदर आपकी जो ये हैं ACE इनहिबिटर्स दी जाती हैं, ठीक है, ताकि हाइपरटेंशन की वजह से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकें, थोड़े कम हो सकें। कंजस्टिव कार्डियक फेलियर वाले पेशेंट को आप ये दे सकते हो, ठीक है। कंजस्टिव यानी ब्लॉकेज, कंस्ट्रिक्शन की वजह से किसी का हार्ट फेल हुआ है, वहाँ पे आप ये दे सकते हो। MI मायोकार्डियल इन्फ्रॉक्शन के अंदर आप ये दे सकते हो, ठीक है। और डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटीज़ तो आपको पता ही है, डायबिटीज़ क्या, जब आपकी इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है या फिर बिल्कुल ही नहीं होता है, तब नेफ्रोपैथी का मतलब है डायबिटीज़ की वजह से आपकी नेफ्रॉन यानी आपकी किडनी भी क्या हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है। तब क्या होगा, जब किडनी ख़राब हो चुकी होगी, यूरिन अच्छे से नहीं बनेगा, आपकी बॉडी में फ्लूइड का अमाउंट बढ़ेगा, बीपी की प्रॉब्लम होगी, तब आप कौन सी दवाइयाँ दे सकते हो, ये। तब ये क्या करेंगी, आपका सोडियम और वाटर को रिटेंट नहीं होने देंगी, बॉडी के अंदर रिलीज आउट करवा देंगी। तो ये आपके थे इंडिकेशंस जब आपको ACE इनहिबिटर्स यूज़ करनी है। उसके बाद है आपके एडवर्स इफ़ेक्ट। इन दवाइयों की वजह से होने वाले एडवर्स इफ़ेक्ट को आप याद कर सकते हो एक मिनोमिक से, जिसका नाम है कैप्टोप्रिल, ठीक है। ये मैंने कैप्टोप्रिल लिखा है यहाँ पे, ठीक है। कैप्टोप्रिल से आप इसके जो एडवर्स इफ़ेक्ट हैं उनको याद कर सकते हो। फर्स्ट इज़ कफ। जो बंदा आपका पेशेंट है वो अगर ACE इनहिबिटर्स ले रहा है तो उसके अंदर आपको ड्राई कफ देखने को मिलेगी, ठीक है। और ड्राई कफ इन दवाइयों का मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है, यानी अगर ऐसी मतलब आपको ये देखने को ही मिलेगा। लेकिन अगर आपकी कफ ऐसे लेवल पे हो जाए, अनकंट्रोलेबल आपकी कफ हो जाए ना, जिसको आप ठीक ना कर सको, ऐसी कफ हो जाए, तब वो इंडिकेशन होता है कि अब आपको ये दवाइयाँ बंद कर देनी है, ठीक है। ये आपसे कम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ACE इनहिबिटर का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है। आप बेशक ये सारे याद कर लो, पर आपको ये जरूर याद होना चाहिए, ठीक है। ये आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, मैं आपको यही बता देती हूँ। हम साथ साथ पढ़ते चलेंगे कि क्या क्वेश्चन इनमें से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ACE इनहिबिटर का जो वो है आपका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, दैट इज़ ड्राई कफ, ठीक है। और जब ड्राई कफ आपकी अनट्रीटेबल हो जाए तब आपको ये दवाइयाँ बिल्कुल ही बंद कर देनी है, ठीक है। फिर आपको कोई और दवाइयाँ लेनी है अगर ऐसा पेशेंट जिसको ड्राई कफ है तो। ए से आपका एंजियोएडीमा। एंजियोएडीमा का मतलब क्या है, एंजियो यूज्ड फॉर ब्लड वेसल, उनके अंदर क्या देखने को मिल सकता है, आपको एडीमा देखने को मिल सकता है। पी से प्रोटीन यूरिया, यूरिन के अंदर आपको प्रोटीन देखने को मिल सकता है इन दवाइयों की वजह से। और जब आप ओरलिन को लेते हो तो टेस्ट भी आपका चेंज हो सकता है, ठीक है। टी से टेस्ट अल्टरेशन, प्लस आपके ट्रेटोजेनिक इफेक्ट आते हैं। ट्रेटोजेनिक इफेक्ट का मतलब क्या है, अगर एक प्रेग्नेंट लेडी इन दवाइयों को ले रही है, एक प्रेग्नेंट लेडी जो
जिसका बीपी हाई रहता है, अगर वो ये दवाइयाँ ले रही है तो उसके बेबी पे ये इफेक्ट करेंगे, बेबी की ग्रोथ नहीं होने देंगे, हो सकता है कि उसकी डेथ भी हो जाए। ठीक है, तो ये जो दवाइयाँ हैं आपकी ACE इनहिबिटर, क्योंकि इनका साइड इफेक्ट है टेरेटोजेनिक इफेक्ट, तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं आपकी प्रेगनेंसी के अंदर। एक प्रेग्नेंट लेडी को आपको बीपी की प्रॉब्लम ठीक करने के लिए कभी भी ये नहीं देनी चाहिए। ठीक है, ओ से होता है आपका हाइपोटेंशन। ठीक है, सीवियर हाइपोटेंशन आपको इस पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकती है, ये एडवर्स इफेक्ट है इसका। नेक्स्ट इज रैशेज आपको देखने को मिल सकते हैं, ईचिंग देखने को मिल सकती है, नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है, भूख नहीं लगेगी ऐसे पेशेंट को। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म से आपका ACE इनहिबिटर पे होगा। ये एडवर्स इफेक्ट तभी देखने को मिलते हैं ना जब आप इन दवाइयों की या तो ओवरडोज कर लो या फिर आप लंबे टाइम से इनको यूज़ कर रहे हो तो। ठीक है, डोज आपकी बताई हुई है 12.5 mg, आप 2 to 3 टाइम्स पर डे इनको ले सकते हो। ठीक है, ये थी आपकी ACE इनहिबिटर्स। नेक्स्ट आपकी जो क्लासिफिकेशन है वो है आपकी एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या फिर ब्लॉकर्स। ठीक है, अब आपने कैसी दवाइयाँ लेनी हैं, अब आपने दवाइयाँ लेनी हैं जो एंजियोटेंसिन 2 को ही क्या कर दें, ये इन अब देखो ये एंजियोटेंसिन 2 जब ब्लड में आएगा तो इसके कहीं ना कहीं रिसेप्टर होंगे। कहाँ रिसेप्टर हैं इनके, ब्लड वेसल पे रिसेप्टर होंगे, किडनी में रिसेप्टर्स होंगे, हार्ट में, तो उन रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक कर दें। ठीक है, यानी इन तक मैसेज ही ना पहुंचने दें हम कि एंजियोटेंसिन 2 आया है। ठीक है, तो जब तक इनको मैसेज नहीं मिलेगा तो ये जो ये काम कर रही थी वो नहीं करेंगे और आपका बीपी क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। तो आपकी जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है दैट इज़ एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। इसके अंदर जो आपने पढ़नी है दैट इज़ लोसार्टन, कैंडिसार्टन और वालसार्टन। ठीक है, ये दवाइयाँ आपको इसके अंदर पढ़नी है। इन दवाइयों का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या होगा आपका, ये ड्रग्स हैं वो आपकी ब्लॉक करेंगी क्या, रिसेप्टर्स को। एंजियोटेंसिन 2 के जो रिसेप्टर्स होंगे आपकी ब्लड वेसल्स पे, आपकी किडनी पे, आपके हार्ट पे, उनको क्या कर देंगी, ये बंद कर देंगी। और जब आपकी ब्लड वेसल्स पे इसके रिसेप्टर बंद हो जाएंगे तो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगी। अगर वो डायलेट हो जाएंगी तो आपकी बीपी की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इन दवाइयों का आपने कहाँ पे यूज़ करना है, लोसार्टन, वेलसार्टन, इन दवाइयों का आपने यूज़ कहाँ करना है, हाइपरटेंशन के पेशेंट के अंदर, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर के पेशेंट के अंदर, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, भाई डायबिटीज़ की वजह से जिसकी किडनी खराब हुई हो, और किसके अंदर आपने मेनली उन पेशेंट के अंदर जिनको कफ हो गई है, किन दवाइयों से, ACE इनहिबिटर्स की वजह से। ठीक है, कफ बताया था ना मैंने इंपॉर्टेंट, तो आपसे ये भी 1 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे बना के एक पेशेंट है वो ACE इनहिबिटर ले रहा है, ठीक है, उसको कफ हो गई है, तो अब आपको ये दवाइयाँ बंद करनी पड़ेंगी। इनके अल्टरनेटिव में आप ऐसी कौन सी दवाइयाँ दे सकते हो जो कफ ना कोज करें, तो वो कौन सी होंगी आपकी एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ठीक है, ये आपसे आगे आने वाले टाइम में ऐसे ही एक स्टोरी बना के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, फार्मा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है आपके इन दवाइयों के एडवर्स इफेक्ट। अगर आप ये भी लॉन्ग टर्म से या फिर इनकी टॉक्सिसिटी आपकी बॉडी के अंदर हो जाती है तब क्या क्या एडवर्स इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे फर्स्ट इज हेडेक आपको हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, हाइपोटेंशन, वहाँ पे आपकी सीवियर हाइपोटेंशन थी पर यहाँ पे आपकी थोड़ी माइल्ड वाली होगी, रैशेज होंगे, इनके भी टेरेटोजेनिक इफेक्ट हैं, तो आप ये भी प्रेग्नेंट लेडी को नहीं दे सकते हो ये दवाइयाँ भी जिनका बीपी हाई रहता है। ठीक है, और प्लस ये जो दवाइयाँ हैं वो आपकी हाइपरकैलीमिया कोज करती हैं उन पेशेंट के अंदर जिनकी किडनी फेल है। ठीक है, हाइपरकैलीमिया का मतलब होता है हाई लेवल ऑफ पोटेशियम इन योर ब्लड। ठीक है, तो जो आपकी पीछे वाली दवाइयाँ हमने पढ़ी थी वो भी हाइपरकैलेमिया कोज कर सकती हैं और ये भी कोज कर सकती हैं किन पेशेंट्स के अंदर, जो रीनल फेलियर का पेशेंट है जिसकी किडनी फेल है, या फिर वो पेशेंट जो पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक पे चल रहा है। ठीक है, और वो पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक तो ले ही रहा है, प्लस में ये जो इनहिबिटर्स हैं आपकी ये भी ले रहा है, तो उस पेशेंट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, हाइपरकैलेमिया। ये भी आपका 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक का मतलब है जो डायरेटिक क्या थी, जो यूरिन ज़्यादा एक्सेस में यूरिन आपका सिक्रीट करवाएं पर पोटेशियम को ना जाने दें। ठीक है, उन दवाइयों को आप क्या बोलते हैं, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक। पोटेशियम की बजाय वो सोडियम को बाहर निकाल दें, पोटेशियम को ना जाने दें। ठीक है, अब कुछ तो आप ऐसे ही ले रहे हो जो पोटेशियम को ना जाने दें, प्लस आप ये ACE इनहिबिटर भी ले रहे हो, तो आपको उस पेशेंट के अंदर हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा, और अगर ऐसा होता है तो आपको इस पेशेंट के अंदर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगी।
तो आप ये दवाइयाँ भी नहीं दे सकते हो ऐसे पेशेंट को जिसको ये सीधा सीधा आपको कॉन्ट्राइंडिकेशन बताई है कि रीनल फेलियर वाले पेशेंट को आप ये ड्रग नहीं दोगे, या फिर ऐसे डायरेटिक्स जो आप ऐसे दे रहे हो उनके साथ भी आप इन ड्रग्स को नहीं दोगे, उनके लिए कुछ और ड्रग्स बनी हुई होंगी जिनकी किडनी फेल होगी। ठीक है, तो थैंक यू गाइस। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अगली क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।